नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। आज के मेहमान के लिए हम आज पहुंचे हैं मेहमान के घर यानी कि राजस्थान, दिल्ली से। और आज राजस्थान में आपको कह दे कद्दावर नेता, और या यूं कहें तब भी गलत नहीं है कि किसी नाम या परिचय के मोहताज नहीं है। राजेंद्र राठौड़, उप प्रतिपक्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी के चूरू के विधायक हमारे साथ होंगे। उन्हीं के घर पहुंचे हैं और अब आज उनसे ये बातें करेंगे कि भाई राजनीति चुनना और राजनीति में आना जनताओं का भला करना होता है या फिर राजनीति में अपनी कुर्सी चमकाने तक ही सीमित रह जाती है। कई बड़े सवाल होंगे जो जनता द्वारा पूछे गए होंगे, लेकिन जरिया मैं बनूंगी आपका। चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आइए राधिका जी बैठिए। कोविड चल रहा है हमारे बीच, आज भी अगर कहें खत्म नहीं हुआ है कोरोना काल, लेकिन हम 2021 में पहुंच गए हैं। जी जी। 2020 यादगार रहेगा आपको, खासकर आपको? निश्चित तौर पर यादगार रहेगा। है। 2020 के अंदर राजस्थान में पंचायत राज संस्थानों के चुनाव के अंदर राजस्थान के लोगों ने रेफरेंडम दे दिया। वो रेफरेंडम दिया मौजूदा सत्ता अशोक गहलोत के खिलाफ है। और उसके साथ ही एक नज़ारा पूरे देश के लोगों ने देखा, एक ऐसी सरकार जिसका जन्म ही अंतर्विरोध से हुआ था। पूरी सरकार पुलिस के संगीनों के पहरे में 34 दिन तक मुख्यमंत्री और मंत्रीगण एक 5 सितारा होटल में कैद रहे है। सरकार वहां से निकलकर सीधी विधानसभा में आए, विश्वास मत पर अपना विश्वास प्रकट करने के लिए मतदान करे और वापस चली जाए। इतनी भयक्रांत सरकार, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार, मैं समझता हूं कि कभी पूर्व में इस प्रकार का इतिहास राजस्थान की धरती पर कभी नहीं रहा। यादगार रहेगा राजस्थान में 2020 इस राजनीतिक उथल पुथल और मौजूदा सरकार के खिलाफ जनादेश जो ग्रामीण जनता ने दिया, निश्चित तौर पर पद चिन्ह छोड़कर चला गया। मैं क्या समझूं कि 2020 में राजेंद्र सिंह जी को सिर्फ यही याद रहेगा कि कांग्रेस में उठापटक हुई है, क्या चीजें हुई है? नहीं, इसके साथ ही वैश्विक महामारी की जो आहट सुनाई गई, जिसकी गूंज 8 महीने तक आम व्यक्ति के जनमानस में रही, वो सवाल चूंकि राजनीतिक सवाल था इसलिए मैंने समझा कि राजनीतिक सवाल का जवाब पहले मैं दे दूं। जी जी। परंतु राजस्थान नहीं, पूरे विश्व के अंदर कोरोना के कारण से जो हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर हमारी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां और आम व्यक्ति का जीवन जिस तरह उसमें बदलाव आया, बदलने के लिए मजबूर हुआ, वो भी एक यादगार छोड़कर चला गया। ये यादगार राजस्थान और हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के में लगभग 167 देशों के अंदर जहां कोरोना का क्रूर पंजा पहुंचा, वहां के लोगों के लिए रही। राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री, उप प्रतिपक्ष नेता, राजनीति में क्यों आते हैं? क्या कोई एक एरिया तय किया था, कोई आपका टारगेट था कि नहीं मुझे यही करना है? नहीं, मैं छात्र राजनीति से, अगर ये कहूं कि मैं अकस्मात राजनीति में आ गया, अच्छा, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। गांव से चलकर राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के माध्यम से अपनी किस्मत को उस स्थान पर ले जाने के लिए आए थे। हालात कुछ ऐसे बने, राजनीति के अंदर, छात्र राजनीति के अंदर कदम रखा, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की भारत जोड़ो पदयात्रा में सह यात्री रहे और उसके बाद धीरे धीरे कदम बढ़ते चले गए। राजनीतिक घटना चक्र घूमता चला गया, समय का चक्र भी घूमता चला गया और राजनीति में आ गए एक ऐसा व्यक्ति जो जिसका परिवार का राजनीति से कोई संबंध नहीं था। जी, तभी ये सवाल आपसे पूछा कि आप क्यों आ गए। जब लोगों का तो होता है कि राजनीति से जुड़ाव होता है, तो ये पूछना लाजमी था कि भाई आपके परिवार से तो कोई था ही नहीं, तो क्या ऐसा मोटो था कि नहीं मुझे राजनीति में जाना है? जब नौजवानी में ये महसूस होने लगा कि इस लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक दलों के माध्यम से ही हमें सामाजिक परिवर्तन और समाज और राजनीति में आम व्यक्ति के दुख दर्द को दूर करने वाली नीतियां बना सकते हैं, तो लगा कि क्यों नहीं सक्रियता से जिस मिशन के साथ, जिस नर में नारायण को खोजने की बात मन में उठी कभी न कभी, तो उसकी सेवा के लिए यही एक माध्यम जरूरी समझा और धीरे धीरे छात्र नेता एक परिपक्व राजनीति नेता के रूप में बदल गया। ये समय का चक्र कई घटनाएं छोड़ जाता है, उनके साथ साथ मैं समझता हूं कि मुकद्दर में जो कुछ लिखा है उसके लिए कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने ये सोचा था और ये हो गया।
ये मुकद्दर कहीं का कहीं खींच कर ले जाता है। ये रेखाएं जो है, ये रेखाएं अपनी कहानी अपने में छुपाए हुए हैं। जी, नर में नारायण ढूंढने की कोशिश की, मिला आपको? जनता के लिए क्या किया? क्योंकि खासकर आपने कहा कि कुछ करना चाहता था, राजेंद्र राठौड़ जी ने जनता के लिए कितना किया? देखिए, जब कभी भी सचिवालय में बैठकर निर्णय लेने का मौका मिला तो नीतिगत निर्णय लेने की कोशिश की। राजस्थान के अंदर जब मैं मेडिकल मिनिस्टर था तो मैंने मेडिकल रिलीफ सोसाइटी चलाई, लाइफ लाइन स्टोर के माध्यम से, जो बेतहाशा कीमतें बढ़ा करती थी दवाइयों की, उन दवाइयों को लाइफ लाइन स्टोर सरकारी चिकित्सालय में खोलकर उनके लिए भी कुछ करने की कोशिश की। जब मैं पीडब्ल्यूडी का मंत्री बना दूसरे कालखंड में तो मैंने मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से अनछुए गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए योजना बनाने की बात कही। और जब मैं पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री बना तो गांव में जो हमारी मोदी जी का मिशन है 2024 पर सबके सर पर छत हो, उसी नाते जो प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना थी उसमें राजस्थान को पहली पायदान पर ले जाकर खड़ा कर दिया। जहां मौका मिला, मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब कुछ पा लिया होगा, और मैं समझता हूँ कि आदमी एक मिशन से और एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ एक कमिटमेंट के साथ जब राजनीति करता है तो निश्चित तौर पर उसको नीतिगत निर्णय लेने में आसानी भी रहती है। जी, मेडिकल मंत्री रहे आप, उस वक्त से लेकर अगर मैं अभी पूछूं तो मौजूदा हालात ऐसे हैं कि आप देखेंगे कोविड के वक्त हमें अस्पतालों के हालात पता चले, आपको नहीं लगता कि थोड़ा और बदलाव होना चाहिए? निश्चित तौर या पर आप लगता है कि भरपूर है, इतना बहुत कर लिया? निश्चित तौर पर अब जिस प्रकार पर्यावरण दूषित हुआ है और आज आम आदमी अपने जीवन शैली के कारण रोगियों और रोगी के रूप में तब्दील होता जा रहा है, रोग उसे घेरता जा रहा है, तो हमारे जहाँ एक और प्रिवेंशन के लिए हम किस प्रकार रोग फैले नहीं उसके लिए लोगों को एजुकेट करने के लिए जो एक मेडिकल के अंदर पीएसएम एक सब्जेक्ट भी है, उस नाते कुछ लोगों को तैयार करके समाज में वातावरण बनाएं। वही आवश्यकता इस बात की है आज कि हमारा स्टेट एंड नेक्चर का जो बजट का जो 3.4% मात्र ही मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है, इसको बढ़कर 7-8% तक ले जाने की आज आवश्यकता है। इस प्रकार बदलाव है। निश्चित तौर पर इस बदलाव के साथ साथ कौन करेगा वो बदलाव? सरकार में बैठे लोग करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले बजट के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की और देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट में एकाएक 76% की बढ़ोतरी इस बात को दिखा रही है कि निश्चित तौर पर अब इस दिशा की ओर मोदी जी ने कदम बढ़ाने प्रारंभ किए हैं। परंतु राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का बदलाव होना चाहिए वो बदलाव अभी तक दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया तो उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने ही सब कुछ किया? चलिए 70 साल उन्होंने कुछ नहीं किया तो अब आप कर दीजिए जो काम बाकी है। देखिए, ये कोई नहीं कह सकता। जो भी सरकारें आई लोकतांत्रिक तरीके से, जनता की चुनी हुई सरकारें आई। जब देश आज़ाद हो रहा था तो मुल्क की हालात कुछ अलग थी, उसके बाद अलग अलग समय पर अलग अलग चुनौतियां आई। तत्कालीन लोगों ने इस काम नहीं किया, ऐसी बात नहीं। परंतु जब पिछले 10 सालों का 20 सालों का लेखा जोखा देखते हैं तो लगता है कि जिस रफ्तार के साथ यूपीए के जमाने के अंदर देश को आगे बढ़ना चाहिए था हर मोर्चे पर, उसमें शिथिलता आई। और आखिरी सरकार 2014 से पहले की सरकार, अगर मैं कहूं कि पॉलिसी पैरालाइज गवर्नमेंट थी तो कोई दूसरी बात नहीं, निर्णय कहीं से होता था, लागू किसी को करना होता था। इस कारण में असमंजस के अंदर और सरकार रही तो वो समय जरूर जाया हुआ। और आज उस सरकार की और इस सरकार की तुलना करते हैं तो लगता है कि एक सरकार जो जन कल्याण के लिए न केवल सपने देखती है बल्कि उनको साकार करने की हिमाकत और हिम्मत भी रखती है, इसलिए परिवर्तन नजर आता है। परिवर्तन नजर आता है, यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन बिल्कुल ही नकार देना कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 70 साल में कुछ तो किया होगा। नहीं, मैं आपकी बात से असहमति प्रकट नहीं करता। निश्चित तौर पर 70 साल के अंदर जब लंबा समय मिला जिनको आजादी के बाद शासन करने का और एक छत्र शासन करने का मौका मिला, अगर मैं कहूं कि आजादी के 52 वर्षों के अंदर तो कांग्रेस पार्टी को कोई चुनौतियां भी नहीं थी। सारे देश के अंदर सारे सूबों में कांग्रेस का वर्चस्व था। पर जिस प्रकार की तुलना जब हम अनुपातिक तौर पर करते हैं, इन 6 साल की तुलना और पूर्ववर्ती सरकार के कालखंड की तुलना करते हैं, तो लगता है कि कहीं न कहीं आमूल चूल परिवर्तन की ओर इन 6 सालों में देश बढ़ा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कहता उन्होंने कुछ नहीं किया। पंचवर्षीय योजना उस समय भी बनती थी, उस समय भी हरित क्रांति से लेकर श्वेत क्रांति तक देश ने कई करवटें बदली है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है,
आपके पहले सवाल का जवाब जो था उसी में से एक सवाल मुझे जरूरी है कि पूछना है। आपने कहा कि मुझे 2020 में ये उठापटक की राजनीति और भारतीय इतिहास में यूं कहीं या राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं कि लोकतंत्र का इस तरह हनन होना, अपनी चुनी हुई जनता द्वारा सरकार को खुद ही लेकर भागना, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं था, सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया गया काम था। देखिए, राजस्थान ने पहली बार ये नजारा देखा, नेता चुनना था कांग्रेस विधायक दल को जी। 10 दिन तक मुख्यमंत्री कौन बने इसका खेल चलता रहा है। और पिछले 5 साल में जब हम सत्ता में थे, जिस सत्ता का मैं भी हिस्सेदार था एक कैबिनेट मंत्री के रूप में, जो चेहरा सामने था वो चेहरा सचिन पायलट का था, जो सदन से लेकर सड़क तक लड़ते थे। हम सत्ता में बैठे लोगों से भी आंख से आंख मिलाकर बात किया करते थे। यकायक जब वो परिदृश्य से गायब होकर और एक ही परिवार की पसंदगी से और दूसरे व्यक्ति आ जाते हैं, तो वहीं से अंतर्विरोध प्रारंभ हो गया था। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए फिश प्लेटें खोली जाए, रेलवे ट्रैक रोके जाए, ये नजारा हमने देखा है। इसीलिए पहले दिन से 0.5% वोट अधिक लेकर बनी सरकार अंतर्विरोध से गिरी हुई सरकार है। अब हम पर आरोप लगा रहे हैं, उंगली आपकी फिर उठ गई हमारी तरफ। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जब ये बयान दिया कि मैंने तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री से 1.5 साल तक संवाद नहीं किया, मैंने बातचीत नहीं की, ये क्या अहंकार नहीं दिखाता? ये क्या अपमान करने की राजनीति नहीं दिखाती? और इसी अपमान करने की राजनीति ने आज राजस्थान का बट्टा बटा दिया। इसी बीच सवाल पूछ लेती हूँ हर 5 साल में, क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ लेती हूँ, जब भी नेताओं से मिलती हूँ मुझे लगता है कि शायद कोई मुझे बता पाए कि इस चेन को हम तोड़ेंगे। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, क्या राजस्थान की जनता को लुभाने में नाकाम हो जाती है सरकार? देखिए, अगर आप देखें मत प्रतिशत के हिसाब से देखें और पिछले 10 साल का आंकलन करें, अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ 122 एमएलए थे, जो घटकर सीधे 22 पर आ गए। और वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तो हम आज राजस्थान की विधानसभा में 73 बैठे हैं। हमारा साइजेबल प्रतिपक्ष है, 0.5% मतों का अंतर है। इसलिए और इस बार जो लोक लुभावनी बातें कही और विशेष तौर पर किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करने का वादा 10 दिन में राहुल गांधी करके चले गए, उससे कहीं न कहीं भ्रम पैदा होगा। भ्रम की राजनीति की पैदाइश अशोक गहलोत की सरकार। ठीक है, वो तो भ्रम पैदा कर रही है, झूठे वादे कर रही है, लुभावने वाले सपने दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो या पानी का हो, ये समस्या तो राजस्थान में लंबे समय से चली आ रही है, सरकार चाहे आपकी रही हो या फिर कांग्रेस की रही हो। देखिए, राजस्थान के अंदर निश्चित तौर पर कुछ समस्याएं बिजली पानी की रही, पर हमने आंखों से आंखें मिलाकर वही बात कही जो हम कर पाए। वसुंधरा जी के इस कालखंड के अंदर जब हमने कहा कि हम आपका अल्प फसली ऋण माफ करेंगे, तो हमने अल्प फसली ऋण के लिए 12,000 करोड़ रुपए माफ किए। हमने अशोक गहलोत की तरह राहुल गांधी से ये नहीं कहलवाया कि हम संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, जो 99,000 करोड़ से ज्यादा राजस्थान के किसानों पर था। इसलिए जहाँ झूठ और प्रपंच के बल पर राजनीति के तर्कस से तीर निकाले जाते हैं, वहाँ कई बार भ्रम पैदा हो जाता है और भ्रम से भ्रमित व्यक्ति कई बार निर्णय लेने में ऊक चूक फैसला कर लेता है, जिसका परिणाम बाद में जनता को भुगतना पड़ता है। आपका इशारा किस तरह पे समझ में आ रहा है। चूरू से विधायक हैं आप, मैं कहूँगी, क्या आत्मनिर्भर बनाने के लिए चूरू की महिलाओं को या चूरू के लोगों को, किसानों को, जनता को, वहाँ के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरा पूरा बहुत लंबा समय चूरू के साथ है। मैं लगातार वहाँ से 7 बार बिना हारे हुए विधायक हूँ और निश्चित तौर पर मैंने जहाँ कोशिश की कि लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिले, मेडिकल कॉलेज से लेकर नेचर पार्क से लेकर कई सौगातें दी। राजीविका के माध्यम से हमने महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं को स्वावलंबित करने के लिए वहाँ छोटे छोटे बकरी पालन से लेकर और छोटे छोटे कामों के साथ महिलाओं को जोड़कर अपलिफ्ट करने की बात कही। और खेती के अंदर भी, खेती में नवाचार जो आज की आवश्यकता है उसके आधार पर, चाहे एलोवेरा की खेती करने की बात हो, चाहे झींगा मछली पालने की बात हो, हमने कोशिश की कि हमारे किसान किस प्रकार आत्मनिर्भर हो, हमारी महिलाएं किस प्रकार आत्मनिर्भर हो, इसका एक प्रयास किया। परंतु दुर्भाग्य से आज साक्षरता की दृष्टि से हम पीछे हैं। आज अगर मैं ये कहूँ कि सामाजिक परिवेश में आज भी महिलाओं को जिस प्रकार का परिवर्तन इन 70 वर्ष की आज़ादी के बाद होना चाहिए, उसमें कमी खामी है और उसका दूसरी तरफ दोष नहीं देता। मैं खुद मानता हूं कि हम जो लोग अलग अलग राजनीतिक दलों के माध्यम से लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकशाही की बात करते हैं, कमियां कुछ हमारे में रही।
जी, यानी कहीं ना कहीं इसमें हम सफल नहीं हुए, लेकिन कोशिश आपकी पूरी थी। निश्चित तौर पर। ठीक है राजेंद्र राठौड़ जी, बात अगर जनता की करे, आत्मनिर्भरता की करे, भारतीय जनता पार्टी इतने दमखम के साथ आज केंद्र में बैठी हुई है, वो आवाज़ उठा रही है, आवाज़ भर रही है। जब भी आप लोगों से सवाल पूछते हैं किसानों पर, तो आप अभी ये एग्जाम्पल बड़ा राजस्थान वाला दे देते हैं कि राजस्थान में पंचायत चुनाव देख लीजिए, अगर हमसे किसान नाराज होते तो वोट नहीं देते। आपको लगता है कि एक राजस्थान के उदाहरण से हम किसानों को समझा सकते हैं? देखिए, आज की तारीख में आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जहाँ की आबादी 60% से ज़्यादा खेत और खलिहान पर निर्भर है, आज हरियाणा और पंजाब के साथ चंद राजस्थान के अगर देखें तो राजस्थान में 1000 किसान भी राजस्थान का सरहद पर नहीं बैठा होगा। कितने दिनों से किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की जा रही है, और एक वैकल्पिक बिलों को इस प्रकार परोसा गया कि आपकी एमएसपी का अधिकार खत्म हो जाएगा, एपीएमसी एक्ट के तहत बनी आपकी मंडियां खत्म हो जाएगी। मैं समझता हूं किसान ने कुछ समझा है और किसान ने ये देखा है कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगने करने के लिए जो नवाचार की आवश्यकता है, और इस नवाचार के अंदर विकल्प आपके पास है, आप नवाचार की तरफ बढ़े या पुरानी व्यवस्थाएं जो आज यथावत है। इसलिए अगर आप ये कहें कि राजस्थान ने हिंदुस्तान का किसान इस आंदोलन के साथ है, तो बिल्कुल नहीं है। अभी कल ही आपने नजारा देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रियों के साथ धरना दिया। बिल्कुल। आप जरा देखते वहां सूटेड बूटेड किसान, राजस्थान का किसान जिसके पैरों में पूरी चप्पल भी नहीं हुआ करती, सर पर साफा बांध के आता है जी। आज वही सूटेड बूटेड किसान के माध्यम से, और उन्होंने करने की कोशिश की, किसान हमारे साथ खड़ा है। हाँ। कांग्रेस पार्टी का अगर इस पूरे किसान मूवमेंट के अंदर, राजस्थान के अंदर अगर मैं उसकी भूमिका के बारे में बात कहूं तो मैं कहूँ नाखून कटा के शहादत में नाम लिखा लो, इस प्रकार का कृत्य कर रही कांग्रेस यहाँ की। ये आप बता रहे हैं? जी 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 जी। लेकिन बात तो यहाँ पर ये भी तो पूछना हम चाहेंगे, क्योंकि आपकी सरकार है, सत्ता आपकी है, आप जो भी करते हैं आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सही करती है, ना पूछने का सवाल खड़ा करती है और ना किसी से पूछती है, चाहे वो हम सीएनआरसी की बात करें या फिर कृषि कानून की बात करें। क्यों नहीं पूछते आप? कृषि कानून के बारे में ये बात कहना मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पर किसान कह रहे हैं कि हमसे पूछा कब आपने? जब मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर आप जो आपके बैठक में शामिल थे आज वही खिलाफ खड़े हैं। यही तो उनकी कथनी और करनी में अंतर है। अब किसी बात पर आप ये सोचे, कोई नीतिगत निर्णय पर आम जन से जनमत संग्रह किया जाए, ये आज के युग में संभव नहीं है। फिर भी अलग अलग मंचों पर नीति आयोग ने जिस प्रकार की अलग अलग कमेटियां बनी, अलग अलग लोगों के सुझाव आमंत्रित किए गए, एक नहीं, अगर इन कृषि बिलों के बारे में अगर कहा जाए तो इसकी शुरुआत उस समय हो गई थी 2007 में, जब एपीएमसी एक्ट का मॉडल एक्ट लेकर आई थी तत्कालीन यूपीए की सरकार। यह बात उस समय हो गई थी जो 2005 में कृषि शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने कुछ बात कही थी, और उसका उनका सीधा इशारा था कि अब किसान को अपनी फसल को बेचने के लिए इस मंडी की जंजीरों से मुक्त करें। आज वही बात, जो बात वो नहीं कर पाए वो मोदी जी ने पूरी कर दी, तो पेट में बल लगने लगे इनके। सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं निकला ना, आप देखिए किसान भी तो सड़कों पर है। छद्म रूप से वो लोग किसान है या नहीं, किसान का मुखौटा पहनकर चंद किसानों को भ्रमित करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करें, ये काम आज की तारीख में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसीलिए आप देख लीजिए, आप अगर बॉर्डर में जाएंगे तो आप जैसा पहनावा पहने हुए किसान की गृहणियां वहां बैठी है। आप देखेंगे तो वहां किस प्रकार के अच्छे अच्छे टेंटों के अंदर किसान अन्नदाता अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता? पहन सकते हैं, पर अन्नदाता अच्छा नहीं खा सकता। बिल्कुल निश्चित, वही तो उपज करता है, वही उगाता है, क्यों नहीं कर सकता? अन्नदाता इस धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, मालिक है यहाँ का। पर अन्नदाता के नाम पर छद्म रूप से बहरूप बनाने से काम नहीं चलेगा। अन्नदाता को अन्नदाता के रूप में, अन्नदाता की कोई समस्या है तो सरकार तैयार है, वार्ताओं का दौर जारी है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ आपको दो रास्ते दे रखे हैं, आप मेरे घर पर आई हैं, इस गली से आई हैं, मेरे घर से पीछे की गली से भी आप आ सकती है, पीछे की गली बंद कर देते हैं। अच्छा, घर यही मिलेगा तो ये कहते हैं कि आपने एक ही मेरा रास्ता बंद कर दिया। वैकल्पिक बिल है, किसान अपनी चाहे अपनी फसल को आज भी मंडी टैक्स देकर, मंडी सेस देकर, आड़तिये को आड़त देकर
आज भी मंडी में ले जाकर फसल बेचे, कोई आप मना नहीं कर इतना रहा उठा उठा के आवाज चिल्ला चिल्ला के आज समझा रहे हैं। ये अगर हम पहले समझा देते तो आज हमें ये स्थितियां नहीं देखनी पड़ती इस ठंड में, इस कड़ाके में। जितने भी किसान हैं आपकी नजर में हमारे लिए वो अन्नदाता है, लेकिन आप कहते हैं कि कुछ मुट्ठी भर है और बाकी जो विपक्ष है बंदूक रखकर काम कर रही है। तो ये दिन नहीं देखने पड़ते? मानते इस बात को अगर हम पहले ही इस चीजों को समझा देते? देखिए मैं समझता हूँ कि सरकार ने जब ये बिल लेकर आए तो हमारी संसद जो हमारा प्रतिनिधित्व करती है, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो में, उस समय भी सारी इस पर बिलों पर चर्चा करने का मौका सबको था। उस समय आप मूक बनकर देखे रहे। आज हर बिल पर आज जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उस अधिकार से तो विधानसभा और लोकसभा ही विधायिका ही बनाएगी कानून। तो उस समय हमारे प्रतिनिधि अगर चुप रहेंगे, जो अपना आप को प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं किसानों का, तो उसके बाद अब सवाल खड़ा करें, हर एक से पूछा जा नहीं सकता। हाँ, मैं ये कहूँगा एक असत्य को बार बार बोलकर सत्य करने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसमें आंशिक तौर पर वो कुछ थोड़ी सी कामयाब हो रही है। ठीक है, कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है, आप कांग्रेस पर लगा लीजिए, ये तो चलता रहता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं ये पूछूं, क्योंकि जब अगर यहाँ पर हम राजनीति की बात कर रहे हैं, राठौड़ साहब, राजनीति होती है, राजनीति करने के लिए यहाँ तक समझ में आती है, लेकिन आप कहते हैं कि वही लोग जो वहाँ पर खड़े थे आज वो विपक्ष में आप सामने आकर खड़े होंगे तो कहीं ना कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है, आपको ऐसा मानना है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब हम बात आज राजस्थान की करें, राजस्थान में बदलावों की बात करें, राजस्थान में युवाओं के रोजगार की बात करें, अब 2023 में जब आगे आने वाले चुनाव की हम बात करें, क्योंकि राम मंदिर मुद्दा खत्म हो चुका है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की है, आगे क्या चुनाव होगा, क्या रोड मैप लेकर चलेंगे, कोई ऐसा बड़ा मुद्दा? देखिए, मुद्दा नहीं, सबसे बड़ी बात है गुड गवर्नेंस लोग चाहते हैं। और लोग ये भी चाहते हैं कि सरकार का इंटरफेरेंस धीरे धीरे कम हो। और मैं समझता हूं कि सरकार का काम सिर्फ नीतिगत निर्णय करने का है। आज हमें बेरोजगारी को तब दूर कर पाएंगे जब हमारी नीतियां दो हाथ को काम मिले, इस प्रकार इस आधार पर बनना प्रारंभ हो जाएगी। कुछ बुनियादी बातें हैं, आज आवश्यकता है पर्यावरण की शुद्धता की, आज स्वच्छ पानी की है, बिजली की पर्याप्त व्यवस्थाओं की बात है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो आज की तारीख में मुहैया नहीं हो रही है। आने वाले समय में इन्हीं मुद्दों के आधार पर और इन समस्याओं के समाधान के साथ साथ एक विकसित राजस्थान, एक शिक्षित राजस्थान, इस परिकल्पना को पूरा करने के इरादे के साथ जो राजनीतिक दल आएंगे, जनता उनका समर्थन करेगी। जब भी सरकारें आती है वादे करती हैं, भारतीय जनता पार्टी जितने वादे किए पूरे किए हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जब कभी भी किसी बुनियादी तौर पर कोई वादा किया होगा तो उसको पूरा करने के लिए चंद कदम नहीं कई कदम उठाए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तौर तरीके में और कांग्रेस के काम करने के तौर तरीके में बड़ा अंतर है। ये तो घोषणा और जन घोषणा पत्र जारी कर देंगे, बड़े बड़े फोटो खिंचवा लेंगे और उसके बाद उसकी गर्द और धूल भी नहीं हटाएंगे। ये आदत में शुमार है कांग्रेस पार्टी। चलिए, यानी कांग्रेस पार्टी 70 साल काम किया, उस बात को तो इन्होंने स्वीकार किया कि भाई बहुत लंबे समय तक सरकार रही है तो कम से कम वो काम हुए हैं। हमने आकर जिस तरह से काम किया है, मेट्रो की स्पीड जो बताई है, वो काम करने का अंदाज और नजरिया दोनों ही अलग था। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि राजनीति में बैठकर, इस कुर्सी पर बैठकर बहुत जरूरी है, हमें हमारी जनता को आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि कोविड 2020 में हमारी युवा, हमारी जनता जो आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं उसके पांव पर हथौड़ा जरूर पड़ा है। उसके लिए अब सोचना होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सोचे या फिर कांग्रेस सोचे, क्योंकि सत्ता में आज वो है। दोनों को ये देखना होगा कि हमें राजनीति ना करके हमें हमारी जनता को आगे बढ़ाना है और जनता के हित में काम करना है। तो चलिए, आज के मेहमान हमारे साथ थे राजेंद्र राठौड़ जी, जिनसे वो तमाम बातें की, वो सवाल थे जो आपके हमने हमारे जरिए पूछे और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इजाजत चाहेंगे, लेकिन अगले हफ्ते फिर होंगे हमारे साथ कोई खास मेहमान जिनसे सवाल होंगे, जवाब आपके लिए होगा। नमस्कार।